हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम नवंबर 2023 की मैगजीन को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर कर दिया गया है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर को देख सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस मैगजीन के इंडेक्स को देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस बार कवर किए गए हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपका ये सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर के टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर का सेक्शन शुरू हो जाता है और इस बार की मैगजीन में सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंध के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये आपका न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ कवर करेंगे। देन उसके बाद विभिन्न डायमेंशन को यहाँ पर हम कवर करेंगे। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, इसे भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देन इसके बाद आपका न्यूज़ इन शॉर्ट्स यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद। दूसरा है आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, तो इसे देखेंगे ये क्या है। देन आपका भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की यहाँ पर बात करेंगे। देन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, इसकी हम बात करेंगे। देन आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपकी भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध। सबसे पहले समझते हैं भारत यूनाइटेड किंगडम ये आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो 2+2 वार्ता के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी, जिस कारण से आपका भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध ये आपका न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को भी यहाँ पर समझते हैं। देखिए, 2+2 वार्ता एक मंत्री स्तरीय बैठक है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है 2+2 वार्ता क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2+2 वार्ता यह एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है। इसमें आमतौर पर भागीदार देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो 2+2 वार्ता में जो भी भागीदार देश होते हैं उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 2+2 तंत्र को अपनाया है। तो आपको याद रखना है भारत किन देशों के साथ में 2+2 वार्ता करता है, तो जिनमें से एक आपके सामने है यूनाइटेड किंगडम। आगे हम दूसरे देशों की भी बात करेंगे। देखिए, हाल ही में संपन्न इस वार्ता में दोनों पक्षों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की थी। इसमें व्यापार व निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, हिंद प्रशांत जैसे विषय शामिल रहे। तो इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी विषय पर भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों पक्षों ने बात की। देखिए, यहाँ पर हम भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों की समीक्षा करेंगे। देखिए, चलिए दोस्तों, अभी भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों को व्यापक तौर पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले भारत और यूनाइटेड किंगडम को आपको समझना है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों के कुछ साझा सामरिक हित हैं। साझा सामरिक हित का मतलब ये है, देखिए, कोई भी कंट्री होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है, और जिस कंट्री के साथ उसका नेशनल इंटरेस्ट मिलता है तो उन दोनों के क्या होता है, उन दोनों के संबंध अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है भारत और यूनाइटेड किंगडम के कौन कौन से साझा सामरिक हित हैं, कौन कौन सी उनके साझा नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता दोनों
देशों के हितों के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है। आप सभी को पता है हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, चीन का हस्तक्षेप काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसे लेकर भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों देश चिंतित हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता यह दोनों देशों के हितों के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है। तो आपने यहाँ पर देखा भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों के नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर एक जैसे हैं, दोनों की चुनौतियां, दोनों के चैलेंज एक जैसे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आपका 2021 में दोनों देशों ने इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 की रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2021 में इन दोनों देशों के मध्य इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंध के संबंध में पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने देखा साझा सामरिक हित। दूसरा पॉइंट है आपके सामने व्यापार और निवेश संबंध। यहाँ पर हम भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य बीच में व्यापार और निवेश के संबंधों को देखेंगे। देखिए, दोनों देशों ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 36.3 बिलियन पाउंड का व्यापार किया था। तो आप देख सकते हैं 2022-23 के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 36.3 बिलियन पाउंड का व्यापार हुआ। इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। तो भारत के पक्ष में यहाँ पर व्यापार संतुलन रहा है। इसके अलावा उन्नत व्यापार साझेदारी के तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही अपने इस व्यापार को 2030 तक दोगुना करना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता भी शुरू की है। तो दोनों देशों के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत की जा रही है। इसके अलावा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाना है। तो ये है आपका इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज। देखिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स की बात कर ली है। पहला था आपका साझा सामरिक हित, दूसरा है व्यापार और निवेश संबंध कैसे हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य, और आगे को व्यापार और निवेश को लेकर इनकी रणनीति क्या रहने वाली है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही कंट्री अपने व्यापार को 2030 तक दोगुना करना चाहते हैं। FTA पर बातचीत चल रही है। तीसरा पॉइंट आपके सामने है रक्षा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं रक्षा के क्षेत्र में दोनों के संबंध क्या हैं और आगे को लेकर क्या रणनीति है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे रक्षा संबंधों को एक रणनीतिक रोडमैप एवं दिशा प्रदान करना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे अजय वॉरियर थल सेना, कोकन अभ्यास नौसेना, कोबरा वॉरियर बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास आदि का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य रक्षा संबंधों को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जिसमें एक है आपका अजय वॉरियर। आपसे पूछा जा सकता है अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो अजय वॉरियर एक थल सेना अभ्यास है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित किया जाता है। दूसरा है आपके सामने कोकन अभ्यास। कोकन अभ्यास ये एक नौसेना अभ्यास है, भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच में होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और तीसरा यहाँ पर कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर ये एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जो आपका आयोजित किया जाता है। तो ये थे भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य रक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। चलिए, हमने यहाँ पर बात की थी FTA की। तो FTA के संभावित लाभ क्या होते हैं, इन्हें यहाँ पर एक बार देखते हैं। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संभावित लाभ। सबसे पहला है
सामाजिक सुरक्षा समझौते। देखिए, सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से वीजा प्रक्रिया अधिक किफ़ायती हो जाएगी। इससे बड़ी तादाद में भारतीय पेशेवर अल्पकालिक परियोजनाओं में कार्य कर सकेंगे। दूसरा, वस्त्र, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल और सामान्य औद्योगिक मशीनरी जैसे उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी। तीसरा, चमड़ा, वस्त्र, आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनियों का भारत में प्लांट लगाना, विनिर्माण कार्य करना एवं निर्यात करना काफी आसान हो जाएगा। इससे चीन को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में छूट देने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टूडेंट्स को अस्थायी वर्क वीजा मिलने से उनका यूके जाना आसान हो जाएगा। तो इत्यादि ये सभी आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होने वाले संभावित लाभ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य संबंधों को लेकर। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे अभी तक। साझा सामरिक हित में कैसे संबंध हैं, दूसरा व्यापार और निवेश संबंध कैसे हैं, और तीसरा रक्षा के क्षेत्र में कैसे संबंध हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विषय है, इशू है, जलवायु और पर्यावरण। चलिए जलवायु और पर्यावरण पर देखते हैं भारत का क्या दृष्टिकोण है और यूनाइटेड किंगडम का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रकों में संस्थागत निवेश जुटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रकों में निवेश जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में भी सहयोग करते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही कंट्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को लेकर। तो दोनों देशों ने 2022 में शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, यह पहल शैक्षिक संबंधों को विकसित करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये एक पहल है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन इंडिया, यह संस्था भारत में अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा विज्ञान और नवाचार परिषद, यह दोनों देशों द्वारा आपस में किए जा रहे वैज्ञानिक सहयोग की समीक्षा करने वाली एक शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोगों के बीच संपर्क कैसा है। देखिए, दो कंट्री के संबंध कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच संपर्क हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि वर्तमान जो आपका युग है ये अभी ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का समय है, निजीकरण का समय है, प्राइवेटाइजेशन, तो ये आप सभी जानते हैं। देखिए, लोगों के बीच संपर्क, भारतीय प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का 3.1% है। भारत व यूनाइटेड किंगडम ने दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवरों की आसान आवाजाही के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अलग अलग संदर्भ में भारत और यूनाइटेड किंगडम के रिश्तों को समझने का प्रयास किया है, उनके बीच देखा है कि क्या सब चीज़ें की जा रही हैं और आगे क्या किया जाना है। अभी हम भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों में चुनौतियों की बात करेंगे। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों में क्या सब चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सीमित रक्षा सहयोग। उदाहरण के लिए DISP पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी भारत के रक्षा बाजार में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी लगभग 2% है। तो आप देख सकते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य सीमित रक्षा सहयोग है, क्योंकि भारत के रक्षा बाजार में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी लगभग 2% ही है। दूसरा, राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर यूनाइटेड किंगडम का रुख। यूनाइटेड किंगडम ने शुरू से ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कठोर रुख नहीं अपनाया है। इस रुख ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।
तीसरा, चीन के प्रति नीतियां। भले ही यूनाइटेड किंगडम ने विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन को एक खतरे के रूप में माना है, परंतु ब्रेक्जिट के बाद वह चीन को अपनी आर्थिक नीति का आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल की क्षमता को बढ़ाने में मदद देने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की थी। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की चीन के प्रति कैसी नीति है। नेक्स्ट है आपका आप्रवासन नीतियां। विशेष रूप से भारतीय छात्रों और व्यवसायियों से संबंधित यूनाइटेड किंगडम की जटिल वीजा और आप्रवासन नीतियां विवाद का विषय रही हैं। अप्रवासियों के संबंध में विश्वसनीय डेटा की कमी ने इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया है। नेक्स्ट है आर्थिक और व्यापार संबंधी बाधाएं। आजादी के बाद लंबे समय तक जहां भारत ने आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं इस दौर में यूनाइटेड किंगडम एक गतिशील बाजार अर्थव्यवस्था बन चुका था। प्राथमिकताओं की इस असमानता ने दोनों देशों के व्यापक आर्थिक सहयोग पर रोक लगा रखी थी। तो आर्थिक और व्यापार संबंधी बाधाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता समापन की कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित अभी तक नहीं की है। तो ये देख सकते हैं, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य संबंधों में कुछ चुनौतियां यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एफटीए को अंतिम रूप देने के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के नियम से संबंधित मुद्दे। देखिए, उदार आरओओ नियमों को अपनाने से यूरोपीय संघ के उत्पादों को गलत तरीके से यूनाइटेड किंगडम के उत्पादों के रूप में दिखाया जा सकता है। आगे इसे तरजीही शुल्क का लाभ उठाकर भारत में निर्यात किया जा सकता है, तो ये एक बड़ी बाधा है। दूसरा है द्विपक्षीय निवेश संधि। तीसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट है आपका सरकारी खरीद से रिलेटेड सरकारी खरीद का मुद्दा, और अगला है आपका प्रशुल्क टैरिफ से जुड़े मुद्दे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपका एफटीए को अंतिम रूप देने के समक्ष बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए अभी हम आगे की राह को समझते हैं। आगे की राह दोनों के संबंधों को लेकर क्या हो सकती है। सबसे पहला, एफटीए को जल्दी अंतिम रूप देना जरूरी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को जल्दी बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों को व्यापक व्यापार समझौतों पर सहमति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरा, साझा हितों में सहयोग। दोनों देशों को रोड मैप 2030 में उल्लिखित जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तीसरा है सुरक्षा। भारत को यूनाइटेड किंगडम के साथ पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समझौता करना चाहिए। इस समझौते के जरिए भारतीय जहाजों और विमानों को विशेष रूप से अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। आतंकवाद से निपटने, मानवीय सहायता व आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा करने पर अधिक बल देने की जरूरत है। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन। यूनाइटेड किंगडम की सैन्य प्रौद्योगिकी के निर्यात को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीद प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा रक्षा औद्योगिक साझेदारी को फिर से शुरू करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड टाटा सन्स के संयुक्त उद्यम जैसे सफल सह उत्पादन समझौतों का लाभ उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क, इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबसे पहला, जनरेशन यूनाइटेड किंगडम इंडिया पहल। यह पहल लोगों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के युवाओं को भारत में अल्पकालिक अध्ययन और नौकरियों में प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा, इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं को यूनाइटेड किंगडम में 2 साल तक रहने, अध्ययन करने, यात्रा करने और काम करने की अनुमति प्रदान करती है। तो लोगों के बीच संपर्क भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए अग्रणी शक्ति के रूप में एक नई भूमिका बनाना चाहता है और यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट के बाद अपने लिए एक नया रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार कर रहा है। इस प्रकार यह भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों के लिए महत्वपूर्ण समय है। इसका लाभ उठाते हुए भारत और यूनाइटेड किंगडम को अपने संबंधों को घनिष्ठ करने व आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये आपका निष्कर्ष है। तो ये था आपका पहला न्यूज़। दूसरा है आपके सामने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की
तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई। तो इसीलिए ये आपका न्यूज़ में है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आपकी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई है। देखिए, और इस बैठक के दौरान आईपीईएफ इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो बार बार हम देखिए आईपीईएफ इसी वर्ड को यूज करेंगे, पूरा फुल फॉर्म यूज नहीं करेंगे। देखिए, तो इस बैठक के दौरान आईपीईएफ स्तंभ 3 स्वच्छ अर्थव्यवस्था तथा स्तंभ आपका 4 निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के तहत वार्ता संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों ने स्तंभ 2 के तहत निर्धारित आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित आईपीईएफ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में निम्नलिखित की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है। सबसे पहला है आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद। इसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर सहयोग की देखरेख के लिए की जाएगी। दूसरा होगा आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क। इसे भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष आई बाधाओं से निपटने के लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करने हेतु स्थापित किया जाएगा। तीसरा है आईपीईएफ श्रम अधिकार और सलाहकार बोर्ड। इसका कार्य आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों से संबंधित चिंताओं की पहचान करना और सिफारिशें देना है। देखिए, बात करते हैं आईपीईएफ के बारे में। ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन इसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है आईपीईएफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर। इसे मई 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना आईपीईएफ का उद्देश्य है। बात करते हैं इसके सदस्यों की, तो आईपीईएफ के 14 भागीदार देश हैं और ये देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आईपीईएफ के भागीदार देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40% और वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार में 28% की हिस्सेदारी है। बात करते हैं इसके मॉड्यूल की। इस फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ हैं। आईपीईएफ के 4 स्तंभ हैं। पहला व्यापार, दूसरा आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा स्वच्छ अर्थव्यवस्था और चौथा निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। तो ये 4 स्तंभ हैं इसके। भारत आईपीईएफ के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से बाहर है। तो देख सकते हैं भारत यहाँ पर 3 स्तंभों में शामिल हुआ है, लेकिन जो ये पहला स्तंभ है व्यापार, इसमें भारत अभी तक बाहर है। देखिए, नेतृत्व प्रदाता एजेंसी कौन है। देखिए, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव व्यापार स्तंभ के लिए नेतृत्व प्रदाता एजेंसी है, जबकि वाणिज्य विभाग अन्य 3 स्तंभों का नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा पारंपरिक व्यापार समझौता बनाम आईपीईएफ। देखिए, पारंपरिक व्यापार समझौतों के विपरीत आईपीईएफ के तहत प्रशुल्क या बाजार पहुंच पर वार्ता नहीं की जाएगी। इसके अलावा एफटीए पर हर विषय पर एक ही तंत्र के अधीन चर्चा की जाती है। इसके विपरीत आईपीईएफ के तहत वार्ताएं 4 मॉड्यूल स्तंभों के अधीन एक दूसरे से स्वतंत्र व अलग होती हैं। आईपीएफ के अंतर्गत देशों को एक मॉड्यूल के सभी घटकों पर सहमत होना होता है। उन्हें प्रत्येक मॉड्यूल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। आईपीईएफ केवल सदस्य देशों के बीच विनियामकीय सामंजस्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बात करते हैं आईपीईएफ के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है स्थायित्व पर चिंताएं। अमेरिकी घरेलू राजनीति की अप्रत्याशित आईपीईएफ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर काफी मजबूत नेतृत्व प्रदर्शित किया था, परंतु ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका इससे अचानक पीछे हट गया था। दूसरा है चीन को अलग करना मुश्किल है। चीन पहले से ही आईपीईएफ सदस्य देशों का अग्रणी व्यापारिक भागीदार रहा है। चीन आरसीईपी का भी सदस्य है, साथ ही कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर
TPP में शामिल होने का भी इच्छुक है। भले ही कंपनियां अपने उत्पादन में केंद्र कहीं भी बना ले, फिर भी वे चीनी कच्चे माल और उपकरणों पर निर्भर रहेंगी। दूसरी चुनौती है आपकी पारस्परिकता पर चिंताएं। IPEF बाजार पहुंच संबंधी छूट प्रदान नहीं करता है। इसके अभाव में हस्ताक्षरकर्ता देश बाजार पहुंच पर पर्याप्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश। IPEF ने श्रम और पर्यावरण मानकों से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों को भी कवर करने की योजना बनाई है। हालांकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के कुछ देश अमेरिका के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण प्रतिबद्ध होने से मना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी तरह की चिंताओं के कारण भारत स्तंभ 1 में शामिल नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, भारत इसके स्तंभ 1 में शामिल अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का भी यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। यह क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में सार्थक बदलाव लाने की समझौते की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है। चलिए अभी बात करते हैं IPEF का महत्व क्या है। देखिए, इससे आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वाणिज्य के नए नियमों को अपनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। इससे संधारणीय और समावेशी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। तीसरा है, यह आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और लचीला बनाएगा, जिससे उच्च लागत संबंधी बाधाओं से बचा जा सकेगा। फोर्थ पॉइंट है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद यह इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को पुनः स्थापित करने में मदद करेगा। फिफ्थ पॉइंट है, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का विकल्प तैयार करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसके चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से बेहतर तरीके से एकीकृत होने में भारत को मदद मिलेगी। तो ये है आपका IPEF का महत्व। चलिए अभी बात करते हैं आगे की राह की। सबसे पहला है आपके सामने IPEF की विश्वसनीयता को मजबूत करना। IPEF को एक ऐसे विश्वसनीय विकल्प के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और निवेश के लिए ठोस लाभ प्रदान कर सके। इसके अलावा भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। IPEF में शामिल होने और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्रीय FTAs पर पहले से ही हस्ताक्षर करने वाले देशों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाध्यकारी नियम सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वार्ता के नियम बाध्यकारी हों और सभी हितधारकों की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा IPEF की सदस्यता का विस्तार करना। IPEF वार्ताओं से जुड़ने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों को आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया और मानदंड विकसित करने की जरूरत है। चीन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। चीन के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खुले तौर पर चीन विरोधी रणनीति प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा हिंद प्रशांत के कई IPEF सदस्य इस प्रकार की नीति का शायद समर्थन भी ना करें। तो ये कुछ आपकी आगे की राह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ का एनालिसिस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी जो आपका आगे है ये है आपका न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपका कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स आपका यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका होगा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। तो इसे हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देन दूसरा टॉपिक होगा आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ये क्या है, इसे हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। और फाइनली इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये आपका अगला टॉपिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर का यहाँ पर पूरा कवर किया गया है। पूरा मंथली यहाँ पर नवंबर का आपका कवर हो जाएगा और यहाँ पर आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। तो जो अभी आपका रह गया है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इंटरनेशनल करंट अफेयर को कंप्लीट करने के बाद हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी आपका जल्द ही अपलोड किया जाएगा। देन आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.